हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे तोरई की उन्नत खेती। तोरई की खेती कब और कैसे करना चाहिए, कौन सी बीमारी आती हैं, इनका उपाय, इलाज, रोकथाम, अधिक पैदावार निकालने के लिए कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से सिलसिलेवार तरीके से A to Z संपूर्ण जानकारी दोस्तों शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, भले बात हो वैरायटी की, किस्मों की या फिर खाद, स्प्रे शेड्यूल, प्लांट डिस्टेंस, कैसे मंडप बनाएं, तो संपूर्ण जानकारी दोस्तों डिटेल के माध्यम से शेयर करेंगे। वीडियो की लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, बड़ी वीडियो हो सकती है, लेकिन जो जानकारी शेयर करेंगे वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ, मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उन्नतशील किस्में, हाइब्रिड वैरायटी। तो तोरई की दोस्तों जो किस्में हैं वो जलवायु, क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से भी काफ़ी डिपेंड करती हैं। तो जो किस्में आप ख़रीद रहे हैं, जो किस्में आप लगा रहे हैं, भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों की अगर दोस्तों बात करें तो VNR की आरती के नाम से आती है। इसके अलावा महिको की पल्लवी के नाम से आती है। नुनहेम्स की US 6001 के नाम से आती है। नामधारी सीड्स की NS 474, पूसा, नस्दार जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। तो इन किस्मों को दोस्तों आप चुनाव और सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी किस्म है। हर एक फसल के लिए टाइमिंग और समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हर एक फसल के लिए निश्चित टाइमिंग होती है। तो इसकी जो सही और एक्यूरेट टाइमिंग है तोरई की खेती करने के लिए, तोरई की यदि आप खेती कर रहे हैं तो बरसात पर जुलाई अगस्त, गर्मियों के लिए अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आपको बुआई करनी चाहिए। इसको आप डायरेक्ट फील्ड पर पौधरोपण नहीं बल्कि डायरेक्ट बीजों की बुआई कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक एक दो दो बीजों की आप बुआई कर सकते हैं। भूमि, जलवायु और खेत तैयार के ऊपर दोस्तों बात करें तो सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती तो कर सकते हैं, लेकिन काली दोमट और मध्यम भूमि जो होती है या फिर उपजाऊ दोमट भूमि काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है यह जो खेती है। बाकी सभी प्रकार की सॉइल पर खेती तो कर सकते हैं, बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। और जलवायु है, जैसे आप करेले की खेती करते हैं, स्पंज गोर्ड की खेती करते हैं, गिलकी की खेती करते हैं, करेले के साथ साथ खीरा की खेती करते हैं, तो जहाँ पर आप सफलतापूर्वक खीरा की खेती कर सकते हैं वहाँ पर आप तोरई को भी ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा समस्या, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। सभी राज्यों पर आप तोरई की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसकी जलवायु। तो इसकी जलवायु ठंडे, नम, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और मध्यम टेम्परेचर पर काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलती है। जो टेम्परेचर है न्यूनतम 15 से 16 और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस काफ़ी बढ़िया माना जाता है। बस फ्लावरिंग स्टेज पर 25 से 28 के मध्य होना चाहिए। और खेत की तैयारी में नॉर्मल तरीके से 1 से 2 बार कल्टीवेटर, तोता हल से पहली और दूसरी प्लाविंग कराना चाहिए। और जो अंतिम जुताई है आड़े तिरछे में जुताई करके डिस्क हैरो से या फिर मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र रोटावेटर से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना चाहिए। तोरई की खेती कर रहे हैं तो उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा देर तक बरसात का पानी खेत में ठहरेगा तो फिर ऐसी कंडीशन पर दोस्तों जल भराव के कारण पूरी की पूरी फसल चौपट हो सकती है। तो खेत के चारों साइड साफ सफाई रखिए, तारबंदी होना चाहिए, ग्रीन नेट खींच लीजिए। इस हिसाब से खेत की तैयारी आपको कराना चाहिए। मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लीजिए। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब यह जो दोस्तों तोरई आप वीडियो पर देख रहे हैं, इसके नाम अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो वीडियो पर आप देख रहे हैं आप भली भांति समझ पा रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं तोरई की। तो वीडियो पर बने रहिए। इंग्लिश पर कहा जाता है रिज गोर्ड फार्मिंग। तो रिज गोर्ड फार्मिंग की डिटेल में जानकारी शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेसल डोज
तो जो बेसल डोज है दोस्तों, यानी बुआई के समय खेत तैयार करते समय इन खादों का इस्तेमाल करें। गोबर की खाद 2 ट्राली, पकी हुई गोबर की खाद SSP 100 किलो, DAP 50 और MOP 20 किलो, इन सभी को मिक्स करिए और जब आप पौधरोपण कर रहे हों या बुआई कर रहे हों उस समय आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मंडप तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो तोरई की खेती मंडप विधि से करें, यानी इसकी शाखाओं को यदि आप चढ़ाते हैं यानी मंडप तैयार करके मंडप विधि से खेती करते हैं तो बहुत अच्छा मंडप आप तैयार करके बहुत अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो तोरई की आप खेती कर रहे हैं तो 2 प्रकार से मंडप तैयार किए जाते हैं। एक तो आयताकार मंडप तैयार कर सकते हैं और दूसरा सीधे सीधे स्ट्रेट बांसों को गड़ाकर, बैम्बू को गड़ा करके ठीक तरीके से दोस्तों आप मंडप तैयार करके बेहतरीन फसल बढ़वा कर सकते हैं, फसल को ग्रो कर सकते हैं। तो मंडप तैयार करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है 1800 से 2000 बांस के टुकड़े लगेंगे, 25 किलोग्राम प्लास्टिक की रस्सी पड़ेगी, लगभग 120 से 150 रुपये केजी के मध्य, और 8 फीट वाला बांस जो कि मजबूत होना चाहिए, 8 से 10 फीट ऊंचाई वाला मजबूत बांस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वजन आने पर टूटे ना, झुके ना, कमज़ोर ना पड़े, क्योंकि काफ़ी नुकसान देखना पड़ सकता है। इसके अलावा पेड़ वायर आवश्यकता अनुसार 130 से 150 रुपये की मध्य, और बुनाई के लिए धागा। अब धागा पूछेंगे किसान भाई जो कि हम वीडियो पर देख रहे हैं, यह धागा वजन आने पर टूटेगा तो नहीं? जी नहीं, ये केवल शाखाओं को ऊपर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मध्यम मोटाई वाला होता है, सस्ता मिलता है और आसानी से मिल भी जाता है। तो सर्वप्रथम 15 दिन के आसपास की जब फसल होती है बुआई से तो मंडप आपको तैयार करना चाहिए। उसके बाद आपको बांस से बांस की दूरी 15 फीट रखनी चाहिए। और कितना डिस्टेंस रखना चाहिए? यदि आप आयताकार बांस के मंडप तैयार कर रहे हैं तो आपको दोस्तों लाइन से लाइन की दूरी आपको 6 से 7 फीट रखनी चाहिए, और एक मंडप से दूसरे मंडप की दूरी तकरीबन 3.5 फीट रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी तकरीबन दोस्तों आपको 2.5 से 3 फीट के आसपास रखनी चाहिए। इस हिसाब से आपको मंडप तैयार करना चाहिए। मंडप पर मजबूत वाला तार लगा दीजिए, फिर पेड़ वायर, और जो जब आप टॉप्स बनाएंगे यानी मंडप का जो टॉप बनाएंगे तो 4 तार और 4 रस्सी खींच दीजिए। चारों साइड जो प्लास्टिक की रस्सी आती है उसको खींच दीजिए और धागे से कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं बुनाई करनी चाहिए। उसके बाद शाखाओं को कुछ इस प्रकार लपेटते हुए शाखाओं को ऊपर चढ़ाते रहना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप मजबूती रखेंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से वजन कंट्रोल हो जाएगा। आड़े में भी बांस लगा दीजिए तिरछे में, ताकि वजन आने पर जो मंडप है वो झुके ना और वजन आने पर कमज़ोर ना पड़े। तो इस हिसाब से जो वीडियो पर आप देख रहे हैं इस प्रकार भी आप इजीली तरीके से मंडप तैयार कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से तोरई की शाखाओं को ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको मंडप तैयार करना चाहिए, और मंडप को छत होता है वो मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ड्रिप और मल्चिंग के ऊपर अगर दोस्तों बात करें तो दोनों चीज़ लगा सकते हैं। ड्रिप लगा रहे हैं 16 mm, मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो इस फसल पर यदि आप प्रॉपर सिंचाई करते हैं, प्रॉपर देखभाल करते हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। सिंचाई के ऊपर डिस्कशन करें तो ड्रिप से 2 से 3 दिनों के अंतराल पर, फ्लड एरीगेशन से यदि खरीफ सीजन पर बरसात ना हो रही हो या फिर गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो आवश्यकता अनुसार 5 दिन से लेकर 10 दिन का अंतर दोस्तों आप रख सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, वीड कंट्रोल। तो यह जो तोरई की फसल है जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई रखेंगे, क्योंकि इसमें अभी कोकड़ा रोग वायरस आता है, मोज़ेक जो वायरस है, LCV वायरस, कई प्रकार के फफूंदी जनित रोग और वायरस जनित रोगों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए आप समय में पौधरोपण करें, यानी समय में टाइमिंग में आपको बुआई करनी चाहिए, फसल चक्र को अपनाना चाहिए, रेजिस्टेंस वैरायटी को लगाना चाहिए, स्टार्टिंग पर सफ़ेद मक्खी, एफिड जैसे थ्रिप्स माइट्स के स्प्रे लेना चाहिए। अब यह जो खेती है प्रॉपर निराई गुड़ाई करें। वीड कंट्रोल के लिए निराई गुड़ाई से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें यदि जो बेल वर्गी फसल होती है, और तोरई एक बेल वर्गी क्रॉप है,
यदि बेलबर्गी क्रॉप पर लाल कद्दू बीटल, रेड पंपकिन जो बीटल है, इसका प्रकोप देखने के लिए ज़्यादा मिलता है, तो स्टार्टिंग पर आप ये काम कर सकते हैं कि इमिडाक्लोप्रिड से भी कंट्रोल हो जाता है, एसीफिड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, थाइमोथोक्सोम से भी आप, या फिर नीम ऑयल का स्प्रे करके भी आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, जो लाल कद्दू बीटल कीट है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फोटो पर देख रहे हैं, ये है लाल कद्दू बीटल। जैसे ही अंकुरण पौधा होता है इसका प्रकोप शुरू हो जाता है। तो कंट्रोल विधि हमने बतला दी। और स्टिकी ट्रैप तो आपको लगाना है, पीला ट्रैप, नीला ट्रैप आपको लगाना है, और इसके अलावा जो लाइट ट्रैप इसको लगा लीजिए, और खेत के चारों साइड गेंदे की एक लाइन भी आपको लगा देना चाहिए। फ्रूट फ्लाई ट्रैप आते हैं उनको भी लगा दीजिए, सड़न की समस्या नहीं आएगी। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो तोरई की फसल पर कुछ रोग बीमारी का प्रकोप होता है, उनको यदि हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्रकोप बढ़ेगा, उत्पादन नहीं निकलेगा, और जो उत्पादन निकल रहा है वो क्वालिटी वाला नहीं रहेगा, सड़न की समस्या आएगी और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। तो कीट प्रबंधन के ऊपर बात करते हैं तो तोरई की फसल पर वायरस, फफूंदी जनित रोग बीमारी आती हैं। एफिड, जैसिड, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, लीफ माइनर का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, सेमी लूपर से सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, और फ्रूट फ्लाई के साथ साथ फल मक्खी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, और वाइट फ्लाई। इसके अलावा फंगसों पर ब्लाइट आता है, रस्ट आता है, डाउनी मिल्ड्यू आता है, पाउडरी मिल्ड्यू आता है, और जो फोटो पर आप देख रहे हैं यह बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्प्रे शेड्यूल। तो जो फर्स्ट स्प्रे है, जब हमारी फसल बुआई से 25-30 दिन के आसपास की होती है तो 15 लीटर की दर से सिजेंटा की एक्तारा 10 ग्राम, यूपीएल की साफ फंगिसाइड 35 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। सेकेंड स्प्रे 50 से 55 दिन, थर्ड स्प्रे 75 से 80 दिन की फसल होती है तो बायो-आर 303 30 ml, बायर कंपनी की कॉन्फिडोर 10 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें, सिलिकॉन चिप को मिलाकर। फोर्थ स्प्रे 100 से 125 दिन की फसल होती है तो टाटा की ताकत फंगिसाइड 40 ग्राम, बायर की सोलिमान 12 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। इस हिसाब से दोस्तों आवश्यकता अनुसार स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन स्टिकी ट्रैप लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्टार्टिंग पर वायरस ना फैले तो इसके लिए आप पीला ट्रैप, नीला ट्रैप, और जो स्टार्टिंग पर नीम ऑयल है, फिश ऑयल है, या फिर एसिटाइमप्रेड है, इमिडाक्लोप्रिड है, इनका स्प्रे लेते रहना चाहिए। तो इस हिसाब से स्प्रे शेड्यूल चलाइए, कोई समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल यानी खाद का शेड्यूल। तो हर एक फसल के लिए जितने ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम खीरा ककड़ी पर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमको अपनी तोरई की फसल पर भी पोषक तत्व युक्त खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा यदि पैदावार अच्छी निकालना है। तो किसी पोषक तत्वों की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है तो उत्पादन घट जाता है। तो इसके लिए जो खाद शेड्यूल है, यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन 35 से 40 दिन की फसल होती है तो यूरिया 40 किलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 65 से 70 दिन की होती है तो सागरिका और यूरिया, चूँकि डोज आप वीडियो पर देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल करें। थर्ड खाद 110 से 120 दिन की फसल होती है तो इनको यानी यूरिया, एमओपी, एसएसपी, डीएपी को मिक्स करके प्रयोग करना चाहिए। जड़ों से लगभग 2 से 4 इंच दूर देकर सिंचाई करने से बेहतरीन लाभ मिलता है। यदि दोस्तों आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आपको घुलनशील खाद छोड़नी पड़ेगी। तो इसके लिए कौन सी खाद चलाएं, आइए समझते हैं। तो एक दिन में एक खाद छोड़नी है, 4 दिन का अंतर रखना। फर्स्ट कॉम्बिनेशन 20 से 40 दिन के मध्य एनपीके 19-19-19 2 किलो, एनपीके 17-44-0 2 किलो, 12-61-0 2 किलो, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 500 ग्राम, इनको 4-4 दिनों का अंतर रखना है। 20 दिन से लेकर 40 दिन, इन 20 दिनों के अंतर पर 4-4 दिन का गैप रखेंगे तो इन खादों का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन लाभ मिलेगा। सेकेंड कॉम्बिनेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 50 दिन से लेकर 75 दिन के बीच में जब हमारी फसल होती है तो 5-5 दिनों के अंतराल पर 3 किलोग्राम प्रति आपको दिन यानी एक दिन देना है, फिर 5 दिन का अंतर रखना है। इस हिसाब से एक दिन में एक खाद देनी चाहिए। इसके अलावा थर्ड कॉम्बिनेशन 80 से 120 दिन की मध्य 6-6 दिनों के अंतराल पर जो क्वांटिटी देख रहे हैं, दिन देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल करें, बेहतरीन लाभ मिलेगा। तो इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। इसके अलावा लागत के ऊपर बात करते हैं तो 1 एकड़ में लागत 15 से 20 हज़ार रुपये, बाजार भाव 15 रुपये से लेकर 40 रुपये के मध्य प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। लाइफ साइकिल 5 महीने, 4 से 5 महीने चलती है। उत्पादन प्रोडक्शन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 160 से 180 क्विंटल कम से
कम पैदावार देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर बात करते हैं तो 65 दिन के आसपास की फसल होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए तुरई तैयार हो जाती है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो मुनाफा है सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तुरई की खेती से कमाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया तुरई की उन्नत खेती। तुरई की खेती करके आप बेहतरीन लाभ निकाल सकते हैं, बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से न केवल A to Z जानकारी शेयर करी बल्कि डिटेल से विश्लेषण किया कि कौन सी बीमारी आती हैं, उनका इलाज, उपाय, ज़्यादा उत्पादन के लिए कौन सी खादों को देना चाहिए, कौन सी वैरायटी लगाएं, टाइमिंग, जलवायु, संपूर्ण जानकारी डिटेल के साथ विस्तार के साथ शेयर की। अब वीडियो लंबी हो गई फिर भी आपने वीडियो को अंत तक पूरा वॉच किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।